अभिनव झा की अनोखी कक्षा में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे सीए फाइनल के इनडायरेक्ट टैक्स का हमारा वन डे रिवीजन, जहाँ पर एक ही दिन में सारे सब्जेक्ट को मैं आपको रिवाइज करवा के दूंगा, जीएसटी को, कस्टम को एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को। ये आपके मई नवंबर 21 एग्जाम पर आधारित है। इस वीडियो का जो नोट्स है जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ उसको लेने के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो 9771165002 पर। अगर आपने ये नोट्स लिया और उसका प्रिंट आउट ले लिया तो 10-20 पेजेस में जो है ना आपका एक चार्ट तैयार हो जाएगा, जिस चार्ट पे जो बातें मैं बता रहा हूँ वीडियो को देखते हुए आप उसको लिख करके आप अपना जीएसटी का एक नोट तैयार कर सकते हो, समराइज नोट जिसको बोलते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो हम लोग बात करेंगे सेक्शन नंबर 10 कंपोजिशन स्कीम की। इसमें हम लोग एक और स्कीम देखेंगे, कंसेशनल स्कीम, जो कि दूसरा ऑप्शन होता है। पहला कंपोजिशन स्कीम ऑप्शन और दूसरा कंसेशनल स्कीम ऑप्शन, और उसके रूल्स की बात करेंगे। ये कंपोजिशन स्कीम सेक्शन 10 के सबसेक्शन 1 में बताया गया है और कंसेशनल रेट वाला सेक्शन 10 के सबसेक्शन 2A में बताया गया है। ये दोनों स्कीम ऑप्शनल होता है। इसकी पूरी कहानी हम लोग यहाँ पर जानेंगे और उसके बाद हम लोग ये दोनों स्कीम में जो कॉमन पॉइंट्स होते हैं उसको जानेंगे और उनके रिलेटेड रूल्स को देखेंगे। तो मेरे साथ आप बने रहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने हेडफोन लगा लिया होगा और आप अपना पूरा कॉन्सेंट्रेशन दे रहे होगे, ताकि ये वीडियो आपको न केवल समझ में आए बल्कि याद भी हो जाए। यहाँ पर एक एक चीज़ों को मैं बड़ी बारीकी से बताने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन साथ में मैं यहाँ पर सारी चीज़ें को क्रक्स के मैनर में, यानी कि बहुत स्पीड में बोलूंगा और सारे पॉइंट को कवर करने की कोशिश करूंगा अपनी बातों से। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन नंबर 10 का सबसेक्शन 1, जिसको कंपोजिशन स्कीम कहा जाता है। ठीक है, एक तो आपका रेगुलर स्कीम होता है सेक्शन 9 के हिसाब से, सेक्शन 9 के सबसेक्शन 1 के हिसाब से रेगुलर स्कीम में जाते हो। ठीक है, जहां पर सप्लायर जीएसटी पे करता है। ठीक है, उसके बाद जो स्कीम होता है यहाँ पर वो कंपोजिशन स्कीम होता है सेक्शन 10 वाला स्कीम, सीजीएसटी एक्ट का। तो हम लोग यहाँ पर बातें जो कर रहे हैं वो आपका जो सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 और 9 सबसेक्शन 4, ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, अगर आपको याद होगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से 9(3) में नोटिफाइड मामलों में रिसिपिएंट जीएसटी पे करता है, और 9(4) में अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से सप्लाई ले रहा है नोटिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन, तो रिसिपिएंट यहां पर जीएसटी पे करता है। ये दोनों सेक्शन को ओवरराइड करते हुए बोला गया सेक्शन 10 का सबसेक्शन 1 में कि अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर जो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के थ्रू बताया है काउंसिल के रिकमेंडेशन से, उससे एक्सीड नहीं करता है। वेट, मैंने यहां पर क्या बोला? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, यानी कि ये रेड के लेफ्ट साइड में आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है, ये हमारे करंट फाइनेंशियल ईयर में है। यानी कि करंट फाइनेंशियल ईयर में इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए हमको पिछले फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर देखना पड़ेगा। पिछले फाइनेंशियल ईयर में अगर बिजनेस स्टार्ट ही नहीं हुआ था तो टर्नओवर ऑटोमेटिकली जो है वो स्पेसिफाइड लिमिट से कम है। अगर बिजनेस स्टार्ट हो गया था तो हमको टर्नओवर देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर शब्द इस्तेमाल किया गया है एग्रीगेट टर्नओवर। ये वाले एग्रीगेट टर्नओवर, और करंट फाइनेंशियल ईयर में भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे वर्ड एग्रीगेट टर्नओवर। तो ये एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो सेक्शन 2 के सबसेक्शन 6 में बताया गया है, और ये एग्रीगेट टर्नओवर सेक्शन 2 के सबसेक्शन 112 में बताया गया है। मेरी बातों को ध्यान से सुनो, दोनों साइड का एग्रीगेट टर्नओवर दोनों अलग अलग हो रहा है। यहां पर मैंने बोला कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर अगर काउंसिल के बताए हुए जो काउंसिल से रिकमेंडेशन से बताए हुए गवर्नमेंट के नोटिफाइड अमाउंट से एक्सीड नहीं करता है तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर नोटिफाई किया है नॉर्मल केस में 1.5 CR। ठीक है, अगर प्रीवियस ईयर का टर्नओवर आपका 1.5 करोड़ से एक्सीड नहीं करता है, 1.5 करोड़ से एक्सीड नहीं करता है, ये 1.5 CR किसके किसके मामलों में? तो जे, एच और ए, यानी कि ये अभिनव झा की अनोखी कक्षा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और आसाम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और आसाम एंड रेस्ट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट स्पेसिफाइड, यानी कि जो स्पेसिफाइड स्टेट या यूनियन टेरिटरी है ना, उसको छोड़कर सबका टर्नओवर लिमिट 1.5 करोड़ का है। बाकी जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट है ना, उसका 75 लाख का टर्नओवर है। 75 लाख देखेंगे प्रीवियस ईयर में, यानी कि बाकी सबका रेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, ये 75 लाख वालों को छोड़कर, और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और आसाम, यहाँ पर प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 1.5 करोड़ से अगर एक्सीड नहीं किया तो कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल है। बाकी स्पेशल कैटेगरी स्टेट के केस में ये जो अमाउंट है वो 75 लाख का है। अब हम लोग जरा बात कर लेते हैं कि ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, यहाँ पर मम्मा टशन में है, आपकी मम्मा टशन में है, यानी कि एम 3 बार यहाँ पर जो है ना एम यूज किया गया है। मणिपुर हो गया, एक मेघालय हो गया और दूसरा आपका
मिजोरम हो गया, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम। यू का मतलब होता है उत्तराखंड, यू का मतलब होता है उत्तराखंड। ए का मतलब अरुणाचल प्रदेश हो गया। यहाँ ए का मतलब आसाम था, यहाँ ए का मतलब अरुणाचल प्रदेश हो गया। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं तेलंगाना हो गया, और एस से हो गया सिक्किम, और एन से हो गया नागालैंड। ठीक है, तो ये सारे जो स्टेट्स हैं, स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, उसका लिमिट है 75 लाख का। अगर प्रीवियस ईयर का टर्नओवर नॉर्मल केस में 1.5 लाख और इन स्पेसिफाइड केस में 75 लाख से एक्सीड नहीं करता है, ठीक है, ये लिमिट बताया काउंसिल के रिकमेंडेशन से नोटिफिकेशन के थ्रू गवर्नमेंट ने, तो करंट फाइनेंशियल ईयर में फायदा पिछले साल का देके फायदा इस साल मिलेगा। करंट फाइनेंशियल ईयर में अप टू सच लिमिट यानी कि 1.5 सीआर का लिमिट हो या फिर 75 लाख का लिमिट हो, अप टू सच लिमिट यानी कि इस लिमिट की बात कर रहे हैं। कंपोजिशन स्कीम बोलता है कि नोटिफाइड रेट से जीएसटी लगेगा, नोटिफाइड रेट से जीएसटी लगेगा सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, जो कि कॉमन कंडीशन में हम देखेंगे। ये नोटिफिकेशन नंबर 3/2019 हमको रेट बताया, ये 2019 रेट हम लोगों को नोटिफिकेशन के थ्रू बताया गया। जहां तक हम लोग बात करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग के केस में 0.5% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी, यानी कि ये जो एग्रीगेट टर्नओवर है, ये टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी को डिफाइन करता है। और ये जो एग्रीगेट टर्नओवर है ना, ये पूरे इंडिया का जो पैन बेसिस पर ये टर्नओवर कैलकुलेट किया जाता है। दोनों में हम लोग डेफिनेशन से डिफरेंस देखेंगे कि 2 का सबसेक्शन 6 क्या बोलता है और 2 का सबसेक्शन 112 क्या बोलता है। मैन्युफैक्चरर के केस में 0.5% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ठीक है, ये बात तो हो गई। अब जहां तक बात करते हैं कि ये मैन्युफैक्चर किस चीज का होता है, गुड्स का। जब हम लोग कॉमन पॉइंट्स देखेंगे तो कुछ प्रकार के गुड्स यहां पर कवर नहीं किए गए हैं, यानी कि कुछ गुड्स के मामले में कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलता है, वो हम लोग देखेंगे नोटिफाइड गुड्स के बारे में। अभी फिलहाल बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। यूं तो कंपोजिशन स्कीम केवल गुड्स के लिए होता है, लेकिन एक सर्विस के लिए जो कि सीजीएसटी एक्ट के शेड्यूल नंबर 2 में बताया गया है, इसमें क्लॉज नंबर 6 भी है, जिसको आप बोलते हो रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग सर्विसेज, जिसमें फूड या ड्रिंक जो कि ह्यूमन कंज्यूम करते हैं, खाने पीने की चीजें, अदर दैन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। क्योंकि आपको पता है कि आर्टिकल 366 का क्लॉज नंबर 12A साफ साफ बोलता है कि जीएसटी किसी भी गुड्स या सर्विस के सप्लाई पर लगेगा एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। फिलहाल सेक्शन नंबर 9 के सबसेक्शन 2 में 5 प्रकार के पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जैसे कि आपका पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, एविएशन टरबाइन फ्यूल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये सारी चीजें जो हैं वो फिलहाल बोला गया है कि उस पर जीएसटी नहीं लगता है, नोटिफाइड डेट से लगेगा। काउंसिल जब रिकमेंड करेगी तब लगेगा। इसीलिए सरकार अभी तक विचार कर रही है कि पेट्रोल पे जीएसटी लगाना है कि नहीं। जैसे ही पेट्रोल पे जीएसटी लगना चालू हो जाएगा, वैसे ही पेट्रोल का दाम कम हो जाएगा। इसीलिए सरकार को नुकसान ना हो, इसलिए कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जो है इस चीज को प्रेफर नहीं कर रही है। तो फिलहाल हम लोग बात करते हैं शेड्यूल नंबर 2 का क्लॉज नंबर 6B। ये क्या बोलता है कि रेस्टोरेंट और कैटरिंग सर्विसेज के केस में 2.5% आप मात्र दे दो टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। मैं एक बात आपको बता दूं, यहाँ पर जो हम लोग 0.5% या 2.5% की बात कर रहे हैं वो सीजीएसटी है, यानी कि इक्वली हम लोग कॉमन पॉइंट में एक बात और देखेंगे कि ये जो स्कीम होता है ना, वो केवल इंट्रा स्टेट यानी कि विद इन द स्टेट सप्लाई के लिए है, इंटर स्टेट सप्लाई के लिए नहीं है। इसका मतलब सीजीएसटी के साथ एसजीएसटी भी आ जाएगा या यूटीजीएसटी भी आ जाएगा। यहाँ पर जो हम लोग ये 0.5% देख रहे हैं, उसमें 0.5% और एसजीएसटी के नाम पर जुड़ जाएगा, क्योंकि ये हम लोग सिर्फ सीजीएसटी की चर्चा कर रहे हैं, इसीलिए 0.5, 2.5 और 2.5 लिख रहे हैं। अदर गुड्स के मामलों में बोला गया कि 0.5% टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ठीक है, ये बातें जो है यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पर बहुत बड़ा हंगामा ये हो गया कि ये सिर्फ एकमात्र सर्विस है जिसके लिए बोला गया था कंपोजिशन स्कीम जो है मिलेगा। अब बेचारे जो लोग थोड़ा सा जो है ना गुड्स के साथ साथ सर्विस भी थोड़ा दे देते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप ट्रक से सामान फर्नीचर खरीदते हो तो वो फर्नीचर वाला क्या करता है, आपको ट्रक पहुंचा के भी देता है सामान को, उसके बदले में भी वो कुछ चार्जेस लेता है। तो कुछ एक्सटेंट तक सर्विस चार्ज लेने की वजह से वो लोग ये स्कीम को ले नहीं पाते थे, इसीलिए उन स्कीम के लिए एक्सप्लेनेशन यहाँ पर बोला गया साफ साफ प्रोविजो यहाँ पर बोला गया। इसमें बोला गया कि यूं तो ये वाला जो सर्विस है ना, रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग
सर्विस जिसको आप बोलते हो, ठीक है, शेड्यूल टी 2 का 6B वाला सर्विस, ये सर्विस तो हर हाल में कंपोजिशन स्कीम लेने के लिए एलिजिबल है। इनके अलावा, ठीक है, अदर देन 6B शेड्यूल 2 यानी कि रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग सर्विस के अलावा, सर्विस अदर देन 6B का शेड्यूल 2 रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग सर्विस के अलावा, यहाँ पर बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि 10% ऑफ टोटल टर्नओवर, 10% ऑफ टर्नओवर और 5 lakhs, 10% और टर्नओवर और 5 lakhs विच एवर इज हायर से एक्सीड नहीं करता है, तो अदर सर्विस भी इस स्कीम में, उस पर भी ये स्कीम मिल जाएगा, ठीक है। नॉट एक्सीडिंग 10% और 5 lakhs विच एवर इज हायर, तो ये लोग, ये जो मैन्युफैक्चरर है ये, और ये अदर गुड्स है ये स्कीम में कंटिन्यू रहेगा। लेकिन अगर ये हायर से भी एक्सीड कर गया तब ये स्कीम के आप बाहर चले जाओगे, यानी कि ये स्कीम का कंडीशन हम लोग आगे चल के देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपने जाना कि आपका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर अगर 1.5 करोड़ या 75 लाख है अलग अलग मामलों में, तो करंट फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ या 75 लाख तक आप ये नोटिफाइड रेट से जीएसटी दे सकते हो। अब यहाँ पर बीच में टांग अड़ाने के लिए आता है सेक्शन नंबर 10 का सबसेक्शन 3। 10 का सबसेक्शन 3 यहाँ पर आकर बोलता है कि जैसे ही ये इस टर्नओवर लिमिट क्रॉस किया, जैसे ही ये 1.5 करोड़ या फिर आपका 75 लाख करंट फाइनेंशियल ईयर का क्रॉस किया, एग्रीगेट टर्नओवर इन स्टेट सेक्शन 2 के 112 के हिसाब से, वैसे ही ये स्कीम लैप्स हो जाएगा। तो 10 का 2 बोलता है कि वैसे ही ये स्कीम लैप्स हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक की कहानी जो है वो आपको समझ में आ गई होगी। अब हमारी कहानी थोड़ी सी और आगे बढ़ेगी। अब हम लोग बात करेंगे एग्रीगेट टर्नओवर के बारे में। एग्रीगेट टर्नओवर जो है ना, यहाँ पर हम लोगों ने 2 देखा। एक सिर्फ देखा एग्रीगेट टर्नओवर जिसको बोला हमने कि सेक्शन 2 का सबसेक्शन 6 वाला है, ठीक है। एक का बोला 2 का सबसेक्शन 112 वाला है। अब इसको याद कैसे रखोगे, 6 दूना 12 होता है, 12 की जगह पर 112, ठीक है। ये टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी को बताता है, और ये सीधा एग्रीगेट टर्नओवर की परिभाषा को बताता है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि दोनों में कुछ बातें कॉमन हैं। क्या क्या बातें कॉमन हैं? यहाँ पर बोला गया कि दोनों ऑल टैक्सेबल सप्लाई को कंसीडर करता है एक्सेप्ट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पर, जिस पर जीएसटी पे करते हो उसको टर्नओवर में काउंट नहीं करता है। ये बोला ऑल टैक्सेबल सप्लाई एक्सेप्ट आरसीएम, ये भी बोला ऑल टैक्सेबल सप्लाई एक्सेप्ट आरसीएम। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाले सप्लाई को छोड़कर सारे टैक्सेबल सप्लाई आ जाएंगे, ठीक। अब कॉमन ये हुआ कि इसने भी बोला एक्सपोर्ट और इसने भी बोला एक्सपोर्ट को ऐड करेंगे, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को जाहिर सी बात है कि माइनस करेंगे। इसने भी बोला कि जितने भी प्रकार के जीएसटी होते हैं ना, जीएसटी चाहे वो सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी या कंपनसेशन सेस के नाम पे लो, ठीक है, सारे प्रकार के जीएसटी को माइनस करने के लिए दोनों ने बोला। अब तक तो कॉमन बातें आ रही थी, ठीक है, अब तक तो कॉमन बातें आ रही थी। अब यहाँ पर बात करते हैं कि दोनों में, अब जो हम लोग बात करेंगे ना, वो टर्नओवर की परिभाषा में दोनों में थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है। अब यहाँ पर जो है ना, दोनों में से कुछ चीज़ें और ऐड करनी है। अब यहाँ पर बोलता है कि टर्नओवर में जब आप ऐड करने की बात करोगे ना, तो एग्जेम्प्टेड सप्लाई भी आएगा, एग्जेम्प्टेड सप्लाई। अब ये पूरे इंडिया की बात करता है ना, तो एक पैन के अंतर्गत जो है ना पूरे इंडिया की बात करता है, पैन लेवल की बात करता है ये। लेकिन ये एग्जेम्प्टेड सप्लाई इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी की बात केवल किया, एग्जेम्प्टेड में केवल स्टेट वाला लो, और ये बोला पूरा इंडिया वाला लो। एक्सपोर्ट में तो दोनों कॉमन लिया, उसके बाद ऑल टैक्सेबल सप्लाई दोनों ने कॉमन बोला, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को नहीं लेना दोनों ने कॉमन बोला। यानी कि यहाँ पर मैं एक बात गौर कराना चाहूँ कि इंटर स्टेट सप्लाई पर बाउंडेशन है, लेकिन इनवर्ड सप्लाई पर बाउंडेशन नहीं है, ये आउटवर्ड सप्लाई पर बाउंडेशन डाला गया है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि ये टैक्सेबल सप्लाई की जो हम लोग बात किए ना स्टार्टिंग में ही, ऑल टैक्सेबल सप्लाई में ना, यहाँ पर बात आती है कि क्या बोलते हैं, जो भी सप्लाई किया जाएगा ना आउटवर्ड सप्लाई, उस आउटवर्ड सप्लाई को बोला गया है कि ऑल इंडिया बेसिस जो है ना इसको कंसिडर करेंगे, ऑल इंडिया, ठीक है। और ये ऑल इंडिया बेसिस जो सप्लाई किया ना सारे को कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पर फ्रॉम स्टेट और यूनियन टेरिटरी, बस ये डिफरेंस दो यहाँ पर
बारीक सा जो है ना मैंने बताया, ये कैलकुलेशन वक्त में आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि 10 का 1 जो है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कॉमन पॉइंट्स में देखेंगे, उससे पहले कंसेशनल कंडीशन देखेंगे, उससे पहले हम लोग कंसेशनल रेट स्कीम के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर भी सेम कहानी आती है, एक टाइमलाइन बनाते हैं। ये टाइमलाइन बनाने के बाद यहाँ पर भी हम लोग बात करते हैं प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की और करंट फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं। अब यहाँ पर बोलता है कि जो ये एक कंसेशनल रेट ऑफ स्कीम क्या बोलता है कि अगर आपका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में सारे स्टेट को मिला के एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख से एक्सीड नहीं करता है, यानी कि मैक्स अप टू 50 लाख टर्नओवर, तो उस परिस्थिति में और प्लस नॉट इलिजिबल फॉर 10-1, 10-1 के लिए भी एलिजिबल नहीं हुआ और 50 लाख भी एक्सीड नहीं करता है। ये कब हो पाएगा? प्रीवियस ईयर का जो इतना सारा कंडीशन कहानी हमको बोल दिया, ये कहानी कब हो पाएगा? यहाँ पर हम लोगों को कुछ बातें ध्यान देनी पड़ेगी, तब ये कहानी हो पाएगा। पहला कंडीशन तो खुद ही बोल दिया, प्रीवियस ईयर का जो टर्नओवर होगा ना वो आपका मैक्स 50 लाख तक हो सकता है, 50 लाख से एक्सीड नहीं करेगा। दूसरा बोला 10-1 के लिए एलिजिबल नहीं होना चाहिए। वो कब एलिजिबल होगा, कब इनएलिजिबल होगा 10-1 के लिए? जब एक्सक्लूसिव सर्विस देता है, एक्सेप्ट शेड्यूल 2 का 6B वाला रेस्टोरेंट और कैटरिंग सर्विस। ये सर्विस को तो पक्का कंपोजिशन अलाउड है, बाकी एक्सक्लूसिव सर्विस देता है। तो पहला क्राइटेरिया ये हो गया कि मैक्सिमम टर्नओवर 50 लाख तक। दूसरा क्राइटेरिया हो गया एक्सक्लूसिव सर्विस एक्सक्लूडिंग रेस्टोरेंट सर्विस। या फिर ये क्राइटेरिया हो गया ए, ये क्राइटेरिया हो गया बी, बी में है और लगा हुआ है। या फिर अगर गुड्स एंड सर्विस बोथ का सप्लाई करता है ना, तो सर्विस एक्सेप्ट शेड्यूल 2 का 6B। इस सर्विस को छोड़कर बाकी सर्विसेज जो है उसकी वैल्यू जो है वो हम लोगों ने वहां पर जो प्रोवाइडेड करके देखा था 10% ऑफ टोटल टर्नओवर और 5 lakhs whichever is हायर से एक्सीड कर जाए, whichever is हायर से एक्सीड कर जाए, तो ऑब्वियसली एक्सीड कर गया तो कंपोजिशन स्कीम से इनएलिजिबल हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में बोला कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में आपका ये कंडीशन पूरा होता है कि मैक्सिमम टर्नओवर 50 लाख तक है और 10-1 के लिए एलिजिबल नहीं हो, तो करेंट फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख तक आप लोअर रेट, यानी कि करेंट फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 50 लाख का जब आप सप्लाई करोगे ना, तो उस पर आपको लोअर रेट यानी कि 3% से CGST देने का ऑप्शन है। अब 3% से CGST तो इक्वली जो है आपका SGST 3% हो जाएगा, यानी कि टोटल 6%, यानी कि कंसेशनल रेट स्कीम हो गया। अब ये स्कीम और कंपोजिशन स्कीम लेने के लिए क्या क्या कंडीशन है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉमन पॉइंट्स की। कॉमन पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट आपको दिख रहा होगा नॉट इंगेज्ड। ठीक है, तो नॉट इंगेज्ड, कुछ चीज़ों में तो भाई ये लोग इंगेज नहीं होने चाहिए। पहली बात की नॉन लेविएबल, नॉन लेविएबल में इंगेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर आती है, पहला तो नॉन लेविएबल, दूसरा इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई। इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई, क्योंकि यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन आउटवर्ड सप्लाई पर है, इसमें भी इंगेज नहीं होना चाहिए ये लोग। मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि हम लोगों ने यहाँ पर एक जो सर्विस को देखा था कि एग्जेम्प्टेड सप्लाई, जो पैन इंडिया बेसिस पे मैंने बोला था, और यहाँ पर स्टेट इन यूनियन टेरिटरी। तो एग्जेम्प्टेड का मतलब सारी चीज़ें होती है। एक नील वाला सप्लाई भी एग्जेम्प्टेड कहलाता है, उसके बाद होल एग्जेम्प्टेड है, 100% एग्जेम्प्टेड है तो भी वो आपका एग्जेम्प्टेड सप्लाई कहलाता है, और नॉन टैक्सेबल है या नॉन लेविएबल है तो भी वो एग्जेम्प्टेड कहलाता है। अब यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट ये आती है कि यहाँ पर बोला कि नॉन लेविएबल या नॉन टैक्सेबल सप्लाई में इंगेज ना हो, इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ना करता हो। ठीक है, ये नॉट इंगेज का दूसरा पॉइंट हमने देखा। दोनों में है 10-1 वाले, हम लोग को जो स्कीम देख रहे हैं ना, कंपोजिशन का कॉमन पॉइंट दिया गया है 10-1 में, और जो कंसेशनल का जो पॉइंट दिया गया है वो 2A में दिया गया है। ठीक है, सॉरी, कंपोजिशन का जो पॉइंट है ना वो 10 सबसेक्शन 2 में दिया गया है। कंडीशन कंपोजिशन का कंडीशन सेक्शन 10 का सबसेक्शन 2 में दिया गया है, और ये जो कंसेशनल वाला है उसका कंडीशन 10 के सबसेक्शन 2A में दिया गया है। ठीक है, तो दोनों को कॉमन करके हम लोग देख रहे हैं, नॉन लेविएबल में इंगेज ना हो, इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई ना करता हो, उसके बाद थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ना करता हो। थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जिसने सेक्शन 52 के तहत जो है वो TDS TCS वाला कहानी जो आता है,
ठीक है, वो 52 वाला जो टैक्स कलेक्शन करता हो, ठीक है, उसके उस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई ना करना चाहिए। उसके बाद नोटिफाइड गुड्स का मैन्युफैक्चरर नहीं होना चाहिए, नोटिफाइड गुड्स का मैन्युफैक्चरर या सप्लायर नहीं होना चाहिए। मैं आपको याद दिला दूं कि आपने देखा था यहाँ पर जो कंपोजिशन स्कीम था उसमें देखा था मैन्युफैक्चरर के केस में 0.5% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी जीएसटी देना पड़ता है। अब यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट यहीं पर है कि वो नोटिफाइड गुड्स लेकिन नहीं होना चाहिए। अब ये नोटिफाइड कौन कौन से गुड्स हैं, तो जितने सिन गुड्स जिसको जीएसटी में कहा गया है, और आइसक्रीम को भी सिन गुड्स कहा गया, आइसक्रीम या सॉरी यहाँ पर कंपोजिशन स्कीम के लिए नोटिफाइड गुड्स में आइसक्रीम को भी डाला गया है। टोबैको एंड इट्स प्रोडक्ट, इस पर भी कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा। पान मसाला पे नहीं मिलेगा, पान मसाला पे नहीं मिलेगा। और हाल ही में 2018 में नोटिफिकेशन इशू करके एरिएटेड वाटर डाला गया, एरिएटेड वाटर, मतलब इतनी सारी चीज़ों में नॉट इंगेज्ड होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात हम लोगों ने देखी, नॉट लेविएबल में इंगेज नहीं होना चाहिए, इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई में नहीं होना चाहिए, थ्रू इको सेक्शन 52 वाले के थ्रू ना करता हो, नोटिफाइड गुड्स का प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर सप्लाई नहीं करना चाहिए। फिर बोलता है कि नॉट कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और एनआरटीपी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और एनआरटीपी को भी, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन को भी, दोनों स्कीम में से कोई स्कीम नहीं मिलेगा। उसके बाद जहां तक हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर एक कंडीशन दिया गया है सेक्शन 10 के सबसेक्शन 4 में, यहाँ पर बोला गया है कि ये स्कीम लेने वाले को आईटीसी नहीं मिलेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, और ना ये लोग टैक्स कलेक्ट कर पाएंगे, टैक्स कलेक्ट भी नहीं करेंगे। अगर टैक्स कलेक्ट कर लिया तब रिकवरी हो जाएगी, ठीक है, आईटीसी नहीं मिलेगा, टैक्स कलेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। उसके बाद सेक्शन 10 का सबसेक्शन 5 दोनों के मामले में क्या बोलता है कि 10 का यहाँ पर जो हम लोगों के 10(4) में एक बात और आती है, 10(4) में ये बात है, एक बात तो देखिए हम लोगों ने आईटीसी से कलेक्ट नहीं करते, दूसरी बात में टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, आईटीसी यूज नहीं कर सकते हैं और इनको पेमेंट करने के लिए। और तीसरी बात एक और आती है 10 के सबसेक्शन 4 में, तीसरी बात होती है कि इनवॉइस नहीं बल्कि ये लोग बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे। इनवॉइस इशू ये लोग नहीं करेंगे, ये लोग इशू करेंगे बिल ऑफ सप्लाई। ठीक है, अब यहां पर कहानी आती है सेक्शन 10 के सबसेक्शन 5 की। 10 का सबसेक्शन 5 बोलता है कि अगर प्रॉपर ऑफिसर को ऐसा लगा कि ये लोग एलिजिबल नहीं थे कंपोजिशन या कंपनसेशन के लिए, फिर भी लिया, तो 73-74 स्टार्ट कर देगा और पेनाल्टी एंड प्रोसीडिंग अकॉर्डिंगली लग जाएगा। ठीक है, इवन इन एलिजिबल बट टेकिंग 10(1) और 2A बेनिफिट, तो ये क्या करेगा, ये आपका 73-74 सेक्शन सीजीएसटी एक्ट का स्टार्ट कर देगा और अकॉर्डिंगली पेनाल्टी एंड प्रोसीडिंग में आप चले जाओगे। प्रॉपर ऑफिसर को अगर लगा तो कि एलिजिबल नहीं होते भी तुमने ये लिया है, तो ये बात जो है ना जाना हमने। अब यहाँ पर जो है ना सीबीएसई ने क्लियर किया कि यहाँ पर अगर सारा लेगा, अगर मान लीजिए कि आपका यूनिट है, आपका यूनिट A, B, C और D है, ठीक है, अगर ये स्कीम में जाएगा तो सब जाएगा, अगर एक भी इनएलिजिबल हो गया तो सारे के सारे इनएलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, ये बातें रजिस्ट्रेशन चैप्टर में भी आपको देखने को मिलेगी। अब हम लोग कंपोजिशन से रिलेटेड रूल्स देखते हैं, कंपोजिशन से रिलेटेड जो सीजीएसटी रूल्स है उसके बारे में अपनी चर्चा करते हैं।